नहीं करना पड़ेगा सर। वो हमारे असल में ग्रुप बहुत बड़ा है सर। नमस्कार, आप सभी का प्रशिक्षण के आज तीसरे मॉड्यूल के दूसरे दिन स्वागत है। आज हमारे प्रशिक्षण का 9वां दिन है और आप लोग सब जानते हैं कि अभी तक हम पहले मॉड्यूल व्यवहार कौशल, दूसरा मॉड्यूल कंप्यूटर स्किल्स, इसको हम पूरा कर चुके हैं और आज तीसरे मॉड्यूल का दूसरा दिन अर्थात उद्यमिता कौशल का ये जो दूसरा हमारा मॉड्यूल दूसरा दिवस है, इसमें हम सब उपस्थित हैं। आप सभी का प्रशासन अकादमी के इस प्रशिक्षण में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने अभी तक बहुत सारे जो एक ट्रेड्स होते हैं, एक गुण जो होते हैं उद्यमी के, कल उनके बारे में समझा। कौन कौन से गुण एक आवश्यक होते हैं। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि कुछ गुण ऐसे होते हैं कि जो जन्मजात होते हैं, और लेकिन ऐसा कोई भी गुण नहीं होता जिसको कि आप स्वयं उसे विकसित नहीं कर सकते। तो एक उद्यमी होने के लिए कभी भी ये इस बाहों को नहीं लेके आना चाहिए, ऐसी निराशा नहीं होनी चाहिए कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, एसेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड मार्केटिंग स्किल्स फॉर एंटरप्राइज ऑपरेशंस, अर्थात किसी भी स्वरोजगार को स्थापित करने के लिए आवश्यक संसाधन क्या होते हैं और विपणन के कौन से कौशल हैं जो एक उद्यम को उसकी सफलता तक लेके जाते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे पास आज एक बहुत अच्छे विषय विशेषज्ञ श्री राजीव अग्रवाल साहब हैं, जो कि हमारा जो भोपाल में एक मंडीदीप बहुत बड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र अब धीरे धीरे पनप गया है और बहुत अच्छे से वहां काम कर रहा है, जहां पर के स्थानीय उद्योगों से लेकर के जो एमएनसी तक हैं वो सब अपना मैन्युफैक्चरिंग का, लॉजिस्टिक्स का, ये सारा काम कर रही हैं, सर्विसेज का भी काम कर रही हैं। तो ऐसे उस पूरे उद्योग क्षेत्र के जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष आदरणीय श्री राजीव अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। राजीव अग्रवाल साहब की खुद की अपनी एक इंडस्ट्री है, खुद का उनका एक सेटअप है, जिसके कारण से आपको जो व्यावहारिक पक्ष है वो आज जानने को मिलेगा। एक और खूबी राजीव अग्रवाल साहब की है, वो ये है कि एक वो बहुत अच्छे व्यवहारगत जो प्रशिक्षण होते हैं, बिहेवियरल जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं हमारी, उस पर एक बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं। मैं कहूँगा कि प्रशासन अकादमी के जो सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक हैं इन विषयों के, वो श्री राजीव अग्रवाल साहब हैं। और राजीव अग्रवाल साहब स्वयं में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसको मैं कहूँगा कि जीरो से हीरो या टूथपिक से हॉकी स्टिक, यहां तक जो पहुंचने वाले हैं वो राजीव अग्रवाल साहब हैं। तो किस तरह से ऊंचाइयों से नीचे तक और नीचे से फिर ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचा जाता है, उसकी जीवंत मिसाल स्वयं श्री राजीव अग्रवाल साहब हैं। वे बेहद व्यस्त रहते हैं। उनको अपनी इंडस्ट्री के अलावा शायद भोपाल का कोई भी ऐसा ट्रेनिंग का जो सेंटर है, बल्कि पूरा अब तो हिंदुस्तान में जो ट्रेनिंग के सेंटर्स हैं, जो उनका समय न लेते हों, लेकिन प्रशासन अकादमी के साथ में उनका बहुत पुराना लगाव जुड़ाव है। और उसी के कारण से आज जो आप लोग हैं, खास तौर पर भोपाल और जो ग्वालियर संभाग है, उसके लिए चूंकि सवेरे का समय है तो सामने हमें 2 घंटे दिए हैं। मैं बिल्कुल उनका 1 मिनट भी लिए बिना, वैसे भी हम लगभग 6 मिनट विलंब है, तो हम बिल्कुल एक्सटेंड करेंगे इसको। और सर से हम अनुरोध करते हैं राजीव अग्रवाल साहब से कि वे आएं और हमारे विद्यार्थियों के साथ में न सिर्फ इस विषय पर चर्चा करें, बल्कि उनको वो उत्साह, वो ऊर्जा दें, जिससे कि वो स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ें, नौकरियों की तरफ ताकने के बजाय स्वयं भी रोजगार जनक हो जाए और दूसरे जो लोग हैं और जिनको जरूरत है उनको नौकरियां भी दें। आदरणीय श्री राजीव अग्रवाल सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रमोद चतुर्वेदी जी। और दोस्तों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एक नई सुबह, तो आइए शुरू करते हैं आज के सत्र को। मेरा विश्वास है कि जब तक ये 2 घंटे मेरे साथ आपके पूरे होंगे, आप सब या तो बनने की कोशिश में होंगे बड़े अच्छे व्यापारी, या बन जाएंगे, बशर्ते आप मेरे साथ जुड़े रहें और सवाल जवाब चलाते रहिए। तो आइए बात की शुरुआत करता हूँ 2 लाइनों से
कि व्यापार क्या है, व्यापारी क्या है, आप क्या है, मेरा आपके प्रति विश्वास क्या है और किसी का शक आपके प्रति क्या। तो आसमान के शक को अपने विश्वास से चुनौती देता हूं आपसे बात शुरू करने से पहले कि आसमान को शक है कि आपकी उड़ान कम है। आसमान को शक है कि आपकी उड़ान कम है और मुझे विश्वास है कि आपके लिए आसमान कम है, आपके लिए आसमान कम है। आप देश का भविष्य और मुझे पता है आपके परिवार, आपके परिजन, आपके अपने देख रहे हैं कि आप कहां तक उड़ेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने मेरी 4-6 बातें सुन ली तो आप लंबी उड़ान भरेंगे और बहुत लंबी उड़ान भरेंगे और हमारे जैसे लोग दूर खड़े होकर नीचे आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं कि क्या है एंटरप्रेन्योरशिप, क्या है उद्यमिता, क्या है। तो मुझे जब किसी ने मजाक में पूछा, कहते सर ये उद्यमिता क्या है, मैंने कहा भैया उद्यमिता मतलब जो उद्यमी होते हैं वो उद्यमी बन जाते हैं बड़े होके। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको उद्यमी होना है, बट निश्चित रूप से कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपके अंदर हैं, जो आपको बाहर से जुटाने हैं। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, बिल्कुल ऐसी बैकग्राउंड से आया हूं, एक ऐसे छोटे गांव के एक ऐसे परिवार से आया हूं जहां 2 वक्त रोटी नहीं थी और सपने बहुत बड़े बड़े थे। और वहां से यहां तक की यात्रा में क्या सीखा वो आज आपके साथ बांट के जाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं जब पहले तो इस बात को समझिए कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि कोई भी नौकरी करे। ईश्वर ने, खुदा ने, वाहे गुरु ने, क्राइस्ट ने जब ये दुनिया बनाई थी तो उसके मन में था कि हर कोई अपना काम करे। जब दुनिया बनी थी हर कोई अपना कमाता था और अपना खाता था। दुनिया बड़ी होती गई, बड़े धंधे कॉम्प्लेक्स होते गए, बड़े बड़े काम होते गए, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई, तो इसलिए कुछ लोग मालिक बन गए, कुछ लोग नौकर बन गए। लेकिन ईश्वर की इच्छा थी कि हम सब एंटरप्रेन्योर बने, हम अपना अपना कमाएं, अपना अपना खाएं और अपना अपना खाएं। यह ऐसी उसकी मंशा थी और आज भी है। और मैं तो कई बार सेशंस में जाता हूं, आप जैसे हजारों बच्चे बैठे हो तो बहुत ऊर्जा देते हैं आप लोग। तो मैं वहां जाके ऐसे पूछता हूँ, सेशन की शुरुआत ऐसे करता हूँ, यहाँ तो आप होते तो मैं पूछता कि मैं कहता हूँ इस हॉल भरा हुआ हॉल होता है, 1000-1500 बच्चे बैठे, तो मैं कहता हूँ कितने बच्चे हैं यहाँ जो नौकर बनना चाहते हैं। आप सोच सकते हैं कितने हाथ उठते होंगे। और ये पूछता हूँ कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो मालिक बनना चाहते हैं, तो लगभग सारे हाथ खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन मालिक बनना इतना आसान नहीं है, ये बड़ा जीवट का काम है। जब मैंने व्यापार शुरू किया, जब मैंने ये काम शुरू किया, जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी, तो मुझे किसी ने 3 फार्मूले दिए थे, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं उनके पास गया, बड़े सीनियर आदमी थे, आदरणीय प्रमोद जी जैसे सीनियर आदमी के पास गया। मैंने कहा सर मैं व्यापार करना चाहता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे सही आदमी इस काम को चला रहे हैं। आदरणीय प्रमोद जी ने लाखों लोगों की जिंदगी संवार दी और मैं कह रहा हूँ आपका नंबर आ गया और आप पकड़ के रखिएगा, इनको छोड़िएगा मत, बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये पारस पत्थर है, जिसको छू देते हैं वो सोना हो जाता है। हमें भी छू दिया, हमारे जैसे कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। तो चलिए आज के शेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मैंने पूछा कि भैया क्या करना चाहते हो, मैंने सब पैसा कमाना चाहता हूँ। एक ही दीवानगी होती है बचपन की, पैसा कमाए और नाम कमाए। लेकिन पैसा और नाम ऐसा होता है कि वो भागता ही रहता है, बरसों भागता रहा मेरे साथ। अब मैं आपको बताऊंगा कि पैसा पीछे कैसे भागता है, लेकिन पहले ये जानिए कि हम पैसे के पीछे भागते हैं। तो मैंने सब पैसा कमाना चाहता हूँ। कि पैसा कमाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मैंने ऐसा फैक्ट्री डालना चाहता हूँ। किस चीज की? मैंने कुछ भी जो चल जाए, जिसका माल बिकता हो, अच्छा हो, डिमांड हो। कहता बेटा एक फैक्ट्री डालने से पहले 3 फैक्ट्री डालनी पड़ती हैं। मैंने कौन कौन सी? कहते सबसे पहले दिमाग में बर्फ की फैक्ट्री। एक अच्छे व्यापारी का दिमाग बहुत शांत होना चाहिए। कैसे करना मैं वो सब बताऊंगा। दूसरी, मुंह में शुगर फैक्ट्री। एक एंटरप्रेन्योर की जुबान में जबरदस्त मिठास होनी चाहिए, वो कड़वी से कड़वी बात को इतने सहज और मीठे ढंग से कह पाए, वही आदमी कामयाब। इनफैक्ट एंटरप्रेन्योर ये तो हर आदमी के लिए लागू होता है। आपके मुंह में शुगर फैक्ट्री लगी हुई हो, इससे बेहतर आप इंसान बन नहीं सकते। तो दिमाग में हो आपके बर्फ की फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री। आपका दिमाग हमेशा शांत रहे, क्योंकि ये जो जर्नी है ये रोलर कोस्टर है, ऊंचाई नीचाई, तेज ऊपर जाएंगे, गिरेंगे, हालात बदलेंगे, आपके सबसे बेहतरीन बनाए गए प्लान फेल हो जाएंगे, जीवन सारा टॉपसी टर्वी हो जाएगा, रातों की नींद उड़ जाएगी, कभी चिंताएं सताने लगेंगी। तो जो दिमाग को शांत रख पाएंगे वो बढ़ पाएंगे। पहली फैक्ट्री दिमाग में आइस फैक्ट्री, दूसरी जबान पर शुगर फैक्ट्री, और तीसरी है दिल में स्टील की फैक्ट्री। आपका दिल मजबूत होना चाहिए, फौलाद जैसी आपके अंदर विल चाहिए और फौलाद जैसी मजबूती चाहिए उन नॉक्स को सहने के लिए, उन पीड़ाओं को सहने के लिए, उन धक्कों और परेशानियों को सहने के लिए जो इस यात्रा में आपके साथ आएंगे। लेकिन फिर भी
जिस दिन भी आप शुरू करेंगे कामयाब होंगे, उस दिन लगेगा काश 1 साल पहले शुरू हो गया होता, काश 1 महीना पहले शुरू हो गया होता, काश 1 हफ्ता पहले शुरू हो गया। इट्स वर्थवाइल। अंग्रेजी में एक कहावत है एंटरप्रेन्योरशिप क्या, जिंदगी के कुछ साल ऐसे बिताना जैसे कोई बिताना नहीं चाहता, ताकि बाकी जिंदगी वैसी बिता पाए जैसे बहुत लोग बिता नहीं सकते। हेलो, जिंदगी के चंद साल उन मुश्किलों से गुजारना जो कोई गुजारना नहीं चाहता, ताकि वो बाकी जिंदगी वैसे जी पाए जैसे कोई बहुत सारे लोग जीना चाहते और जी नहीं पाते। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सवाल जवाब तैयार रखिएगा, सवाल जवाब दागते रहिएगा, बेहिचक पूछते रहिएगा, हर मुश्किल सवाल मुझसे पूछ लीजिएगा। 2 घंटे के सेशन के बाद ग्वालियर और भोपाल 2 संभागों से शायद आए हुए हैं, और ये लोग जो हैं ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे और सवालों का जवाब हम निकाल पाएंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो जब जैसे जैसे आपके सवाल आते जाएंगे मेरे पास उनका जवाब देते चलेंगे, एक इंटरैक्टिव सेशन बनाएंगे और तैयारी रखेंगे। चलिए, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप बनाने के लिए मुझे कहा गया कौन से संसाधनों की जरूरत है, कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है। मैंने आपको 3 आइडियाज दिए कि कौन कौन से रिसोर्सेज, बट अब उनको थोड़ा खुलासा करके देखते हैं। पहला, क्या करें, आइडिया कौन सा लाए, सबसे बड़ा रिसोर्स। सबसे मुश्किल काम पूरी जर्नी में है क्या काम करें। मुझसे बच्चे कहते हैं सर करना चाहते हैं, क्या काम करें। तो मैं कहता तुम बताओ यार क्या काम करें। कहते सर समझ नहीं आता, बहुत सारे आइडियाज आते हैं। मैंने किसी एक पे तो तय करना पड़ेगा। तो कैसे तय करें, तो कहां से आइडिया आएगा, आइडिया कहां से आएगा, यहां से बात शुरू होती है। तो मैं कहता हूं यार आसपास देखो कि समस्या कोई दिखाई दे रही है किसी के जीवन में, किसी के सोसाइटी में, कहीं आसपास समाज में, उस समस्या का हल आपके व्यापार का आइडिया है। दुनिया में जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कपड़े आपने पहने हैं, ये कैमरास, ये हेडफोन्स, ये ईयरफोन्स, ये जो कुछ भी, घड़ी, जूते, चप्पल, ये सब किसी ना किसी समस्या को किसी ने उसमें मौका देखा और व्यापार खड़ा कर दिया। ठंड लगती तो स्वेटर बन गए, नंगे पैर चलना तकलीफ था तो जूते बन गए, फोन उठा के बात करनी पड़ती थी तो ब्लूटूथ बन गया। जैसे ही किसी ने समस्या का हल ढूंढा, तुरंत एक व्यापार बन गया। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा व्यापार। हेलो, आप फ्लाई ऐश ब्रिक करना चाहे कोई भी, मैं आपसे बेसिक आइडिया कह रहा हूं। आपके सारे सवाल, गुड मॉर्निंग, समझते चलिए और मैं लेते चलूंगा, सवाल बीच बीच में आते जाएंगे, तब भी लेता चलूंगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए, आपको समझ आने लगे, आपको जवाब मिलने लगेंगे। तो मुझे लोग कहते हैं सर व्यापार लेकर आ रहे हैं, कैसा व्यापार होना चाहिए। मैंने कहा व्यापार कुछ चीजों पे आइडिया को टेस्ट करना व्यापार करने से पहले। कौन सा दोस्तों, सिर्फ वो व्यापार कामयाब होगा, ध्यान दीजिएगा, और चाहे तो नोट कर लीजिएगा, पैड पेन तैयार रखिएगा, दोबारा ये मौका आएगा नहीं जिंदगी में। बेहतरीन, मैं चाहता हूं मैं आपके साथ वो आइडिया शेयर करने पालूं जो आपकी लाइफ बदलने की ताकत रखते हैं। जबरदस्त आइडियाज हैं, बशर्ते आप नोट करते चले। पहला, कौन सा व्यापार कामयाब होगा, कौन सा आइडिया कामयाब होगा। वो आइडिया काम होगा, 6 पैरामीटर नोट कीजिए। पहला, जो किसी को कम पैसे में काम करने में हेल्प करे, किसी को कम समय में काम करने में हेल्प करे, किसी को आसानी से काम करने में हेल्प करे, किसी की जिंदगी का स्टेटस बढ़ाता हो, या किसी की जिंदगी को सुरक्षित बनाता हो। अगर आपके पास आइडिया है, वो ऐसा आइडिया जो किसी को इन 5-6 पैरामीटर में कहीं भी हेल्प करता है, तो आपका आइडिया के कामयाब होने के चांस 50 से 100% बढ़ गए। बिल्कुल चाहिए। बी कीपिंग भी करवाएंगे आपको, फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाएंगे, और पर्सनैलिटी में क्या चाहिए वो आपको बता के जाएंगे। वही मेरा काम है, बस यही करता हूं मैं। तो ध्यान दीजिए, रिपीट करता हूं, हर वो आइडिया कामयाब है जो किसी भी शख्स को, जिस 50-100 लोगों को अगर कम समय में काम करने में हेल्प करता है, 2 घंटे लगते हो आपके आइडिया से, आपके बिजनेस आइडिया से उसका 1 घंटे में काम हो जाए, तो आपका आइडिया कामयाब है। किसी का कोई काम 1000 रुपए में होता, 500 रुपए में, 800 रुपए में करवाने में कामयाब है, आपका आइडिया कामयाब है। उसको घर से जाना नहीं पड़ता। ई कॉमर्स किस बात पे टिकी है, गाड़ी से नहीं जाना, पार्किंग नहीं करनी, धक्के नहीं खाने, माल आ जाना वापिस हो जाना, घर बैठे काम हो, आसानी से काम हो जाए, उसका हिलना डुलना ना पड़े, उसका जीवन बेहतर हो, स्टेटस सिंबल हो, खूब बिकेगा। और चौथा, उसकी लाइफ सुरक्षित हो, उसको ये लगे कि मेरा जीवन इन चीजों को इस्तेमाल करने से मेरा परिवार, मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, वो आइडिया कामयाब है। ये आइडियाज का पहला पैरामीटर है कि लोगों की नजर से, अपने कंज्यूमर्स की नजर से, अपने भावी उपभोक्ताओं की नजर से, उन लोगों की नजर से जो आपकी सेवाओं का और आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे,
वो कौन से? तो आपको मालिक बनने के फार्मूले बता रहा हूं, रौनक समझते रहिए। मालिक बनने का पहला फार्मूला, एक आइडिया ढूंढिए जो इन 6 पैरामीटर पे लागू होता हो। पहला, ये एक हिस्सा है अभी आइडिया का। दूसरे हिस्से पर आता हूं, अगर आइडिया इनमें से किसी एक पर नहीं लागू होता है, या ये कोई एक नीड इनमें से सेटिस्फाई नहीं करता है, कोई एक जरूरत पूरी नहीं करता है, तो आपका आइडिया कामयाब नहीं होगा। दूसरा, आपका आइडिया प्रॉफिटेबल हो, आइडिया में 2 पैसे कमाने की गुंजाइश हो। बिना प्रॉफिट के कोई व्यापार का कोई मकसद ही नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब है टू मेक मनी। तो अगर आपके पास कोई प्रॉफिटेबल आइडिया नहीं है तो आइडिया कामयाब नहीं होगा। आप जल्दी थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, छूटने लगेंगे, तकलीफ हो जाएंगे। ध्यान से ठीक है, बड़ी जबरदस्त बातें बताने वाला हूं। तीसरा, स्केलेबल होना चाहिए। हर आइडिया स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल मतलब उसको बढ़ने की ताकत होनी चाहिए, आइडिया में दुगना होने की, तिगना होने की, चौगुना होने की ताकत होनी चाहिए। आप ध्यान दीजिए, कोई मेरे पास बच्चे रोज आते हैं, सर मेरे पास एक आइडिया। मैंने कहा क्या आइडिया है? कहता है सर वो नवरात्रों में अपन ये प्रोडक्ट खूब बिकेगा। मैंने कहा तेरा आइडिया 18 दिन का है, ये स्केलेबल नहीं है। आपके आइडिया के अंदर ताकत हो कि बड़ा हो सके। कैसे बड़ा हो सके? वो आपके शहर की, कस्बे की सीमा से निकल के आपके जिले की सीमाओं तक पहुंचे, आपके जिले की सीमाओं से निकल आपके राज्य की सीमाओं तक पहुंचे, आपके राज्य की सीमाओं से निकल के आपके राज्य की सीमाओं से निकल के देश की सीमाओं तक पहुंचे। और क्या आइडिया होगा कि जो देश से भी निकलकर विदेशों तक पहुंचे। स्केलेबल तो निश्चित रूप से हो, वो रेप्लिकेबल हो, वो फंस कर ना रह जाए उसी छोटी सी, वो जाति धर्म से भी आगे निकल जाए, वो कास्ट से भी फर्क ना पड़े, क्रीड से भी फर्क ना पड़े, तब आप आइडिया उतना स्केलेबल होगा। जितना फर्क पड़ेगा उतना कम हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, तो पहला रिसोर्स है वो है आइडिया। आइडिया कहां से आएगा? मैंने आपको बताया कि क्या करने की जरूरत है। आपको ये आसपास देखना है कि लोगों को किस चीज की तकलीफ है, तकलीफ का हल निकालिए, वो आपका बिजनेस आइडिया। जितनी बड़ी तकलीफ उतना बड़ा बिजनेस। दुनिया के सारे बिजनेस ऐसे ही खड़े हैं, वो किसी ना किसी तकलीफ का हल है, किसी ने उन तकलीफों में एक हल तलाशा, हल देख लिया और बिजनेस बना दिया। आप भी ऐसा कर पाएंगे। दूसरा, मैंने आपको कहा लोगों की हेल्प हो, कम समय में हो, कम पैसे में हो, उनका जीवन आसान हो, उनका स्टेटस बढ़ता हो, वो सुरक्षित महसूस करते हो, वो उनकी जेब भरता हो। हेलो, वो उनकी जेब भरता हो, लोगों को रिच बनाता हो, ऐसा आइडिया खूब कामयाब होता है। फिर मैंने कहा आइडिया स्केलेबल होना चाहिए, उसको बड़ा होने की क्षमता हो, सिमट करना रह जाए किसी जिले की सीमा में, किसी मौसम की सीमा में, किसी जाति की सीमा में, किसी परिवर्तन की सीमा में बंद करना रह जाए। वो निकलने की उसकी ताकत हो, वो स्केलेबल हो, फायदेमंद हो। फायदेमंद कैसे हो? वो आपकी जेब भर सके, वो आप जिनसे पैसा लगे उनकी जेब भर सके, वो जितने स्टेक होल्डर है उनका जेब भर सके, तब तो आइडिया लगाइए। जो आइडिया पैसे नहीं कमाते वो आइडिया सिर्फ बेकार है, उनको आप कूड़ेदान में फेंक दीजिए। बिना कमाई वाले आइडिया का बिजनेस नहीं करना है। आइडिया के अंदर ताकत होनी चाहिए पैसा कमाने की, आपका जीवन बेहतर बनाने की, जो आपसे जुड़े हुए सारे स्टेक होल्डर्स उनका जीवन बनाने की, बेहतर करने, उनकी जेबों में पैसा भरने की। तो आपने अब आइडिया समझ लिया कैसा होना चाहिए। इनोवेशन 2-4 आइडिया पे मत काम कीजिए। कई बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर आप 2-4 आइडिया, मैंने कहा भागो यहां से, एक आइडिया लीजिए। और वो कई इनोवेशन के नाम पे फितूर इकट्ठा करते हैं कि सर मेरे नए इनोवेटिव प्रोडक्ट है। मैंने कहा भैया इन पैरामीटर पे सेट होता है, मैंने 6-7 बता दिए कि नहीं होता है, तो मैंने कहा तू अपने घर रखिए, तेरे दिमाग का फितूर है, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। आइडिया में लोगों का जीवन बेहतर करने की ताकत होनी चाहिए, तो आइडिया को पकड़े रखिए। दूसरा रिसोर्स आपको चाहिए, एक बार आइडिया आ गया तब उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहां से आएगा? लोग मुझसे कहते हैं सर पैसा तो है ही नहीं, गरीब परिवार से, वो कहां से पैसा आएगा? दोस्तों, अगर आपके पास अच्छा आइडिया है और अगर आपके पिताजी से बनती है ठीक ठाक, तो आपके पहले रिसोर्स होंगे आपके माता पिता। उनके पास जो सेविंग होगी, आपके पास अच्छा आइडिया होगा, उनको विश्वास है हमारा बच्चा सिंसियर है तो देंगे। लेकिन लोग कहते हैं सब माँ बाप के पास पैसा नहीं है, तो हम सबका एक आध रिश्तेदार होता है जो दमदार होता है, थोड़ा पैसे वाला होता है, उससे पैसे ले लीजिए, उसको कहिए जाके कि साहब देखिए मेरे पास बेहतरीन आइडिया है, मैं पूरी सिंसियरिटी से मेहनत करूंगा और मैं इस आइडिया को कामयाब कर दूंगा और मुझे आप इतनी सपोर्ट कर दीजिए। लेकिन ये बड़ी दिक्कत वाला काम है कि आपकी छवि ठीक होनी चाहिए। रिश्तेदार पैसा देगा नहीं, वो आसानी से नहीं देगा।
क्योंकि अगर आपकी छवि खराब है उसके दिमाग में कि ये आदमी सही नहीं है, लड़का, ये लौंडा, ये बच्चा, ये गड़बड़ है, तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। अगर आपने फेसबुक पे फोटो डाली हुई है सी बीच पे लेटकर चड्डी में, पेट पे बियर का मग रख के और नीचे 4 अक्षर लिखो माचो, आपको पैसा नहीं मिलेगा। जिन लोगों से आप पैसा लेना चाहें उनको ये एहसास हो कि आप एक सिंसियर बच्चे हैं, आप मेहनती बच्चे हैं, आइडिया पर दिल लगा के काम करेंगे, अगर ये सारे आइडियाज आप लगा तो आपको पैसा मिलने की संभावना है। लेकिन साहब बच्चे कहते हैं साहब ना तो माँ बाप के पास पैसा है और ना कोई ऐसा पैसे वाला रिश्तेदार है, फिर क्या करें? तो मैंने कहा भाई फिर तीसरे दोस्त हैं, कि दोस्त भी तो हमारे जैसे ही हैं सर। बिल्कुल ठीक है। तो चौथा रिसोर्स है आपका, किसी ऐसे आदमी को देखिए मेरे जैसे को, किसी पैसे वाले को या किसी को जाके पकड़िए, उसे कहिए कि सर मेरे पास आइडिया है, आपके पास पैसा है, दोनों को जोड़ लेते हैं। सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। वो बिजनेस प्लान में आपको आगे चल के बताऊंगा क्या होता है, क्या करने की जरूरत है कि साहब ये प्रोडक्ट है, ये आइडिया है, इसका ये पोटेंशियल है, इसकी ये संभावनाएं हैं, जल्दी से 2-4-10 साल में इसका आइडिया का खत्म होने वाला नहीं है, आपको संभावना है कि बात बन जाए। तो उससे उधार लीजिए, उससे कहिए कि साहब मैं समय पे चुकाऊंगा, किस्त भी चुकाऊंगा, पैसे भी दूंगा, संभावना है वहां से पैसे मिल जाए, बशर्ते आप सही ढंग से पिच कर पाए, अपने आइडिया को बेच पाए। मेरे दूसरे हिस्से में आखिरी वाले आप सबको एहसास होगा कि 2 घंटे आपको मुझे झेलना है। पहले घंटे में मैं रिसोर्सेज बता रहा हूं, दूसरे में आपको बता रहा हूं कि आइडिया और खुद को कैसे बेचना है। जिसको बेचना आता है दुनिया में वही कामयाब है। और आप देखेंगे कि मैं आपको जिंदगी का एक ऐसा मूल मंत्र दे जाऊंगा जो जीवन भर आपको शादी से लेके कब्र तक आपके काम आएगा। ऐसा आइडिया दे जाऊंगा सेल्स का। आपके रिश्ते भी खूबसूरत हो जाएगा, मन चाहे काम भी बढ़िया होने लगे, बशर्ते आपने सीख लिया दूसरे हिस्से में। लेकिन वो अलग से बांध के रखा हुआ माल, अभी बाद में वो पोटली खोलूंगा, अभी जो शटर उठाया हुआ वो माल देखते चलिए। तो मेरा दूसरा आपसे कहना यह है कि फिनांसिस के लिए पहले माता पिता, माता पिता नहीं तो कोई पैसे वाला रिश्तेदार, मान लीजिए रिश्तेदार भी पैसे वाले नहीं है तो एक आदमी देखिए जो आपके आइडिया पे फंड लगा दे। लेकिन मान लीजिए कोई आपको आइडिया में उधार नहीं दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, तो चौथा रिसोर्स है पार्टनर। साहब एक पार्टनर देख लीजिए कि भैया मैं पैसे लगाऊंगा, मेहनत मेरी, पैसे तेरे, आधा आधा लगाएंगे, जो भी आप तय कर लें, और यही नाफा नुकसान, तो पार्टनर को पैसे वापस नहीं देने पड़ते, वो नफे नुकसान का बराबर से भागीदार होता है। तो वो आप करते रहिए, तो आपका काम बन गया। तो पहला आइडिया हो गया, मैंने आपसे कहा माता पिता, दूसरे आपके रिश्तेदार, तीसरे आपके कोई जानकार, चौथे आपके फंडर जो आपको उधारी पे, जो आइडिया में विश्वास कर पाए। और आइडिया कैसे बेचना है मैं वो दूसरे हिस्से में बताऊंगा आपको। और आपकी सिंसियरिटी पे विश्वास, मैंने आपके कहा आपके फेसबुक पे, आपके लिंक्डइन पे आपकी ढंग की तस्वीरें डली हुई हो, वो बियर का मग्गा लेकर नाचते हुए चड्डी में फोटो ना डली हुई हो, तो आदमी को लगेगा कि यार ये आदमी सिंसियर है, इस बच्चे को पैसा दिया जा सकता है। अगर आपने ऐसी सब कुछ किया हुआ है तो वो इमेज, ये छवि ये ना हो आपकी कि ये इनसिंसियर सा बच्चा है तो पैसा नहीं मिलेगा। अगर लोगों को लगेगा कि सिंसियर बच्चा है तो संभावना है कि आपको पैसे मिलते रहेंगे। कैसे अच्छा आदमी बनना है वो तो आपको जैसे जैसे मैं बताता चलूंगा आपको वैसे क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। अच्छा आदमी बनना बड़ा जरूरी है। अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा हस्बैंड, अच्छा दोस्त, अच्छा भाई, अच्छा बेटा बनने से पहले जरूरी है कि अच्छा इंसान बन पाए। वो कैसे बनना है वो इन सब बातों में कवर हो जाएगा, वो मेरा काम है। बट अभी आप समझिए, तो पार्टनर लीजिए, या तो वो इन्वेस्ट करें या वो। अच्छा, मैं जब यहाँ पे भोपाल में एक बड़ा फेमस हॉस्पिटल हुआ करता था, आयुष्मान हॉस्पिटल, उसके 3 डॉक्टर थे। जब उन्होंने नया नया शुरू करा तो एक दिन मेरे पास आए, अग्रवाल साहब पैसे चाहिए। मैंने कहा कितने पैसे चाहिए? कहे सर 25 लाख रुपए चाहिए सीड कैपिटल। अब आप मुझे बताइए कि 25 लाख कहां से? मेरे पास तो थे, तब तो मेरे पास 25 रुपए में फक्कड़ था, बिना स्टेपनी का टूटा हुआ स्कूटर लेके चलता था शहर में इधर उधर। 1-2 बार सूट पहन के गया तो लोगों को लगा सूट मांगा हुआ है, बट मैंने उनको समझाया नहीं, मैंने शादी में लिया था, किसी के काम आ रहा है वो। तो ऐसी स्थितियां चलती रहती हैं। तो आप सोचिए 25 लाख रुपए कहां से आएंगे आपको अगर चाहिए? बहुत सारे फार्मूले मैं आपको बता देता हूं। देखिए इकट्ठा एक आदमी कोई ऐसा मिल जाए जो 25 लाख रुपए दे दे, मुश्किल है। 2 आदमी ऐसे मिल जाएं जो 12.5 लाख रुपए दे दे, ये भी मुश्किल है। 5 आदमी ऐसे मिल जाएं जो 5-5 लाख रुपए दे दे, थोड़ा सा आसान है लेकिन अभी भी मुश्किल है। 12 आदमी मिल जाएं जो 2-2 लाख दे दे, ये थोड़ा आसान लगने लगा है। क्या आपकी स्फीयर में 25 आदमी ऐसे हैं जो 1-1 लाख रुपए दे दे?
थोड़ा सा ना 50 आदमी ऐसे जो 50-50 हजार रुपए दे दे, सडनली उनको दिखने लगा चीजें, उन्होंने इसका कॉम्बिनेशन होता है, किसी ने उनको 5 दे दिए, किसी ने 7 दे दिए, किसी ने 1 लाख दे दिया, हमने भी 20,000 दे दिए, 25 के बजाय 28 लाख रुपए इकट्ठे हो गए उनके पास। हॉस्पिटल खड़ा हो गया था, शहर का नामी हॉस्पिटल बना वो बाद में बदल के अब कुछ और हो गया, बंसल हो गया। बहरहाल, तो कुल मिला के स्थितियां ये हैं कि पैसा का इकट्ठा करने के ढंग में बशर्ते सिंसियरिटी हो और दिमाग में आइडियाज हो कि लगाना कैसे है। दुनिया की हर समस्या तब तक समस्या है जब तक आपको उसका हल नहीं मिला। इस बात को गांठ बांध दीजिए, चाहे वो कैसी समस्या है, जीवन की, पैसे की, रिश्तों, किसी की भी, वो चीज समस्या है जिसका आपको हल नहीं मिला, जिसका हल मिल गया वो समस्या खत्म। तो हल सोचिए, हल के हिस्से बनिए, उन चीजों के हिस्से बनिए जो आपको हल देना चाहती है। तो पैसा दूसरा रिसोर्स, तो अगर आप नोट करते जा रहे हैं तो कृपया लिखते चलिएगा। मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, गाड़ी मेरी थोड़ी फास्ट चलती है, क्योंकि मैं 60 साल हो गया हूँ, तो मेरे पास उम्र कम रह गई है, तो मेरे को जल्दी जल्दी बोलने की आदत हो गई है। तो कोशिश कीजिए। पहला है आइडिया, आइडिया के मैंने आपको पैरामीटर्स बता दिए। दूसरा मैंने आपको बताया, आखिरी में सम अप कर दूंगा एक बार। दूसरा रिसोर्स आपको जो चाहिए वो है पैसा, जो कि लाइफ लाइन है, जो ब्लड है बिजनेस का, जो रगों में खून जैसे दौड़ता है वैसे बिजनेस में पैसा दौड़ता है। तब बात बनती है क्या करना है एंटरप्रेन्योरशिप में, उसको कैसे रोटेट करना है, एक फल वाला कैसे माल बेचता है, आपको वहां से समझाना शुरू करूंगा, तो आप देखेंगे कि चीजें कैसे बदल जाती है। तो साहब, आपके पास आइडिया आ गया और आपके पास पैसा आ गया। अब आप तीसरी जर्नी शुरू होगी कि ये कहां 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 करूं, कितनी जमीन चाहिए, कमरे में हो जाएगा कि फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, छोटे 10 बाई 10 के कमरे में हो जाएगा कि 15 बाई 25 के कमरे में हो जाएगा, क्या लोकेशन से कोई फर्क पड़ता है, क्या वहां साधन कौन से होने चाहिए, क्या वहां नेट कनेक्शन होना चाहिए अगर ये लाइन बिजनेस कर रहे हो, क्या ब्रॉडबैंड होना चाहिए, क्या वहां ऑप्टिकल फाइबर होनी चाहिए, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो क्या जहां मैं डाल रहा हूं उतनी जमीन है जितना बड़ा एरिया चाहिए उसके लिए, क्या आसपास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्या आसपास वो लोग अवेलेबल हैं जो इस काम को करना जानते हो, क्या वहां बिजली आ रही है, आसपास कहीं से खंबा जा रहा है जिससे मुझे कनेक्शन मिल पाएगा। मैं अभी 5-7 दिन पहले जूझ रहा था एक आदमी से, भाई साहब ने जमीन ले ली, फैक्ट्री डाल दी, लेकिन ऐसी जगह डाल दी जहां से 1 किलोमीटर तक बिजली का कनेक्शन नहीं था। बिजली वालों ने उसको एस्टिमेट दिया कनेक्शन लगाने का 22 लाख रुपए का, मेरे पास आया। तो ये सब बातें, ये बड़े बड़े सीजन्ड लोग ऐसी गलतियां करते हैं। लेकिन आप सही दिन सही जगह सही आदमी के साथ बैठे, मैं आपको बिल्कुल टिप दे दे रहा हूं। तो जहां भी लोकेशन हो वहां वो जो सारे संसाधन उसे चलाने के लिए जरूरी है उनकी उपलब्धता कैसी है। क्या आप कुछ सिरप बनाने वाले हैं तो पानी आपको अगर रोज 5,000 लीटर लग रहा है तो क्या वहां पानी का कनेक्शन आ रहा है, क्या वहां बोर किया जा सकता है, आसपास मालूम कर लीजिए क्या कितनी दूर गहराई पर पानी निकलता है। बड़ी बेसिक सी साधारण बातें हैं। आप सब ज्ञानी गुनी बच्चे हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चे हैं, आप समझ जाएंगे सारी बातें। असाधारण रूप से ज्ञानी है आप लोग, आप निश्चित रूप से कर लेंगे। तो लैंड में क्या क्या होना चाहिए, तो पहला लोकेशन, लोकेशन में क्या क्या हो गया, रिसोर्सेज, सबसे बड़े रिसोर्सेज बिजली का कनेक्शन, पानी, और आजकल नेट का जमाना है तो क्या लाइन या क्या साधन है। आजकल वैसे डोंगल चल गए हैं तो कहीं भी वो दिक्कत आती नहीं है, कहीं भी आप ले जाके जियो का या एयरटेल के डोंगल लगा दीजिए। फिर साइज कितना चाहिए, कितनी बड़ी टीम है, अगर ऑनलाइन काम करने वाला, आजकल सब बच्चों को एक वहम हो गया 90% 95% लोग काम करते हैं ऑनलाइन। मेरी आप सबसे अपेक्षा है कि आप में से कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग में आए। सब बच्चों को एक ही ढूंढना है, ऑनलाइन ई बिजनेस फलाना ढिमकाना, सर्विसेज, सर्विसेज बहुत अच्छी बात है। एंटरप्रेन्योर होना मतलब दो हिस्से हैं, मैन्युफैक्चरिंग चीजों को बनाकर बेचना या सेवाएं देना, और उन सभी पर सेवाओं पे भी और आपके जो माल प्रोडक्ट जो आप उत्पादन कर रहे हैं दोनों पर ही सारे पैरामीटर लागू होते हैं जो मैंने अभी तक बताए, और उसी के हिसाब से कहाँ होना चाहिए, किस साइज का। 10 लोग बिठाने हैं तो कमरा कितना बड़ा होना चाहिए, अगर वहां 12-14 घंटे काम करने हैं तो क्या कंफर्टेबल है, हवा पानी का सही इंतजाम है, या सिर्फ 2 ही घंटे काम कर रहे हैं तो क्या छोटे ऑफिस से काम चल जाएगा, बाकी टाइम तो बाहर ही घूमना है। तो वो सारे पैरामीटर सोच लीजिए। आपका अगला रिसोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वो है फिजिकल रिसोर्स है, वो है आपका लैंड, लोकेशन। आखिरी दो रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है,
जब आखिरी रिसोर्स बताऊंगा तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब कि मैं मालिक कैसे बनूं, अच्छा आदमी कैसे बनूं, वो सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिसोर्स और जान लीजिए। वो रिसोर्स जानने से पहले, वो रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? आप सब समझते हैं ह्यूमन रिसोर्स मतलब वो लोग जो आपके साथ काम करेंगे, वो टीम, वो कैसी होनी चाहिए। आप सब बच्चों को एक आइडिया देता हूं। जिंदगी में स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डेस्टिनेशन कंपेनियन बनाइएगा। हेलो, डेस्टिनेशन कंपेनियन। आप कहेंगे ये क्या होता है? देखिए, आपकी सब बच्चों से दोस्ती हो जाएगी, लेकिन उससे प्रगाढ़ मित्रता रखिएगा जो आपकी तरह सोचता हो, जिसके सपने आप जैसे हो। थोड़ा और समझाता हूं। आपकी एक बच्चे से दोस्ती है, वो साइंटिस्ट बनना चाहता है और आप बनना चाहते हैं बिजनेसमैन, तो कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन आपको उसकी बातों में मजा नहीं आएगा और उसे आपकी बातों में। लेकिन अगर आप किसी ऐसे के साथ दोस्ती है जो एक जैसे आइडिया सोचते हैं, जिनके एक जैसे सपने हैं, जो एक तरह से जीवन को बड़ा करना चाहते हैं, तो आप खाते हुए, सोते हुए, आते हुए, जाते हुए, रात को बोला यार दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। डेस्टिनेशन कंपेनियन। फ्लिपकार्ट जो खड़ी करी सचिन बंसल, विनी बंसल, स्कूल कॉलेज मेट थे, क्योंकि 24 घंटे आप, फिर आपकी बातें भी वैसे होंगी, खाते हुए भी वही आई बातें डिस्कस होंगी, वो आइडियाज जनरेट होते रहेंगे, वो ऊर्जा बनी रहेगी, वो माहौल बना रहेगा जो कि आपको आपके सपने को पूरा करने के लिए सही ऊर्जा देगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज, ऐसी टीम बनाइए जो आपकी तरह सपने देखना जानती हो। मैं फैक्ट्री चलाता हूं, सब 3 फैक्ट्री चलाता हूं। द्विवेदी, आपको प्रमोद चतुर्वेदी जी ने, डॉक्टर आदरणीय प्रमोद चतुर्वेदी ने एक बताई, मेरी 3 फैक्ट्री है। और जिस एसोसिएशन का मैं हेड हूं, उसमें 650 कंपनियां हैं, जिसकी कुल टर्नओवर 80,000 करोड़ है, जिसमें 15-20 हजार करोड़ की कंपनी है, 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। तरह तरह के लोगों से मैं मिलता हूं, अनुभवों से समझता हूं क्या चल रहा है, और आपको सारा अनुभव निचोड़ के मेरी कोशिश है कि दे दूं यहां पर। ह्यूमन रिसोर्सेज इज ए की। अच्छे आदमी के हाथ में खराब आइडिया दे दीजिए, उसको भी कामयाब कर दीजिएगा, और खराब आदमी के हाथ में अच्छा आइडिया दे दीजिए, वो उसे भी बर्बाद कर देगा। हेलो, बड़ा गजब बात है ये, और मैं अनुभव से देख रहा हूं। मैं रिपीट करता हूं, एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मतलब मेहनती, डेडिकेटेड, फाइटर, फायर इन बैली, ऐसा इंसान किसी अच्छे इंसान के हाथ में खराब आइडिया दे दीजिए, वो उसको भी कामयाब कर देगा, और किसी इनसिंसियर आदमी के हाथ में अच्छा आइडिया दे दीजिए, वो उसे भी फेल कर देगा। तो जो लोग आप चुने, जिन लोगों के साथ आप जुड़े, जिनके साथ बिजनेस को बड़ा करने के आप ख्वाब देखते हैं, वो कैसे हो, वो बड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला टिप मैंने आपको दिया, वो आप जैसे सपने देखें, आपका एक जैसे आइडिया हो, जीवन को आप एक तरह के नजरिए से ग्रो करना चाहते हो, वो आपके सारे टीम मेंबर होने चाहिए। दूसरा, वो लीडर ना हो अच्छे, लेकिन टीम मेंबर अच्छे हो। जीवन में याद रखिएगा, जिन्होंने those who have not learned to obey will never learn to command, those who have not learned to follow will never learn to lead। वो अच्छे नेता ना हो, लेकिन अच्छे अनुयायी जरूर बनने की क्षमता हो। अच्छे अनुयायी देश में अच्छे नेता बनते हैं। जिन्होंने आदेश का पालन नहीं करना सीखा, उन्होंने कभी जीवन में आदेश देना नहीं सीखा। तो ऐसी टीम मेंबर्स बनाइएगा जो इन पैरामीटर्स पर खड़े हों, जो वफादार हों, जो काम के प्रति समर्पित हों। उनके भी फेसबुक देख लीजिएगा वो कैसे हैं, आप अपना भी देख लीजिएगा आप कैसे हैं, जो आपकी तरह सपने देखे। आप जब बैठे तो ऊर्जा आती रहे, आपके सपने में इन लोगों में रात को नींद ना हो कि सुबह उठना और काम पे लग रहा है, ऐसी ऊर्जा हो। और एक दूसरे उठाते हैं, चल यार एक आइडिया आया, आज सुबह काम करते हैं। पैशनेट हो। पैशन समझते हैं? एक होता है सपने, हम सबके ना इच्छाएं बहुत होती है, लेकिन इच्छाओं से कुछ होता नहीं। जिंदगी की बड़ी खूबसूरत बात है, एंटरप्रेन्योर की बड़ी खूबसूरत बात है, जिंदगी आपको वो दे ना दे जो आप इच्छा करते हैं, वो निश्चित रूप से वो दे देगी जो आप डिजर्व करते हैं। लाइफ में नॉट गिव यू व्हाट यू डिजायर, इट विल सर्टेनली गिव यू व्हाट यू डिजर्व। तो डिजर्विंग बनिए, ऐसे लोग रखिएगा जो डिजर्विंग हो, जो सिर्फ इच्छाएं ना पालते हो, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनमें तेल लगाने की, खुद को आग लगाने की, झोंक देने की डिटरमाइंड हो, जुड़े रहने के साथ जुड़े रहे, वो करते रहे। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होगा कि वो अच्छी टीम बना पाए। अब टीम में कैसे लोग हों? कभी भी टीम में 2 लोग हमेशा जो लड़ते रहते हैं, दोनों बेकार। और 2 लोग जो हमेशा हर बात पे सहमत हो जाते हैं, उनमें से एक बेकार। ध्यान दीजिए,
टीम बिल्डिंग पढ़ाता हूं दुनिया को, आपको छोटी छोटी टिप्स दे जा रहा हूं। आपकी टीम में दो लोग हमेशा लड़ते रहते हैं तो दोनों बेकार, और दो हमेशा हर बात पे स्वीकार करते हैं, एक दूसरे के साथ सहमत है तो एक बेकार। दूसरा, अपने से ज्यादा ज्ञानी गुणी लोगों से जुड़िएगा साहब, जो आपसे ज्यादा तेज सोचते हो, आपसे ज्यादा अच्छे। बड़ी कंपनी बनानी है, अगर बड़ा सपना पूरा करना है तो ये करना। देखिए, दो दोस्त हैं, साथ घूमते हैं, और ऐसा अक्सर होता है कि एक तेज चलता है एक धीमा चलता है। हम सबके बचपन में दोस्त रहे, स्कूल कॉलेजों में दोस्त रहे, अभी भी होंगे, आप घूमने जाते होंगे तो 90% केसेस में, बल्कि 95% केसेस में तेज चलने वाला अगर जोशीला है तो धीरे वाला चलने वाला कहता है यार जल्दी आना, क्या कर रहा है, धीरे कर रहा है, चल जल्दी जल्द खींच। वो धीरे चलने वाले को अपने साथ ले लेता है। तो अपने से ज्यादा तेज लोग चलने वाले, ज्यादा तेज सोचने वाले, ज्यादा अच्छा सोचने वाले, ज्यादा विराट सोचने वाले, ज्यादा ऊर्जा से सोचने वाले लोगों को अपनी टीम में शामिल कीजिएगा। मेरी कंपनी में सारे लोग मुझसे बेहतर नॉलेज रखते हैं, मुझसे बेहतर आइडिया देते हैं। अगर मैं ही अपनी कंपनी में सबसे अच्छा आइडिया दूंगा तो मेरी कंपनी की ग्रोथ उतनी है जितनी मैं हूं, बस मेरे से बढ़ के औकात नहीं है। बोनो की कंपनी बन जाएगी, कंपनी ऑफ ड्वार्फ्स। अगर सारे लोग बोना सोचेंगे तो बोनो की कंपनी बन जाएगी, सारे विराट सोचेंगे तो विराट कंपनी बन जाएगी। तो आपकी जो टीम के सदस्य हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनमें 3-4 पैरामीटर मैंने अभी आपको बताए। आपसे बेहतर, आपसे बड़ा, आपसे विराट सोच सकते हो, ऐसे लोगों को साथ जोड़िएगा। ऐसे लोगों को साथ जोड़िएगा जो आप जैसे सपने देखते हो, ऐसे लोगों को जोड़िएगा जो पैशनेट हो, ऐसे लोगों को जोड़िएगा जो डेडिकेटेड हो, ऊर्जिस्वित हो। जब आप एक दूसरे से बात करें तो वो करंट दौड़ता रहे, ऐसे अनुभवों को साथ जोड़िएगा। तो मेरा सारी बातें हैं हो गई। तो अब 4 रिसोर्सेज की हमने बात कर ली। हमने बात करी सबसे पहले एक अच्छा आइडिया, सबसे पहला रिसोर्स। दूसरा रिसोर्स पैसा, फाइनेंस। तीसरा रिसोर्स मैंने आपको कहा लैंड बिल्डिंग। फिर मैंने आपसे कहा ह्यूमन रिसोर्सेज, और अब सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स, 2 चीजें और चाहिए आपको, मशीन्स और मेथड। देखिए 5M है, चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा, 5M आप नोट कर लीजिएगा। यू नीड मनी, यू नीड मशीन्स, you need materials, you need method and you need marketing। मार्केटिंग में अभी आपको सिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि ये बड़ा जबरदस्त काम है दुनिया का। तो आदमी आ गए, अब आपको मशीन्स कौन सी लेनी है। टीम के साथ बैठिए, किस साइज की लेनी है, कितनी उनकी क्षमता होनी चाहिए, कितना एरिया लेती हैं, कितना बिजली खर्च करती हैं। और आजकल के जमाने में ये भी देखिएगा कि वो वक्त के साथ टेक्नोलॉजी जो चाहिए, जो प्रोसेस है, मेथड, जो चीजों को बनाने का ढंग है, क्या मैं वही कर रहा हूं जो सब कर रहे हैं या मेरे पास कोई वैल्यू एडिशन है। देखिए बिजनेस में वैल्यू एडिशन का बहुत बड़ा खेल है, वैल्यू एडिशन का बहुत बड़ा खेल है। देखिए लोहे के एक टुकड़े को बेचने जाएंगे, आधा किलो का टुकड़ा। एक गुरु से एक बच्चे ने पूछा, गुरु जी मेरी वक़्त क्या है, मेरे बिजनेस की वक़्त क्या है। तो गुरु ने उसे एक लोहे का टुकड़ा दे दिया, लगभग आधा किलो। कहते इसका ये कितने का है, बिजनेस आइडिया दे रहा हूं आपको। तो बच्चे ने कहा सर 50-60 रुपए किलो लोहा, लगभग आधा किलो का 30 रुपए का होगा। कि इसकी कीलें बना दी जाए। कीलें सर बना दी जाए तो कील लगभग 100 रुपए किलो बिकती है, तो ये जो 25-30 रुपए का टुकड़ा है, अगर इसकी आधा किलो कीलें बना दी जाए तो 50 रुपए में बिकेगा। और कि इसका स्प्रिंग बना दिया जाए तो स्प्रिंग तो 250-300 रुपए किलो बिकता है, तो आधा किलो स्प्रिंग कितने का बिकेगा, गुरुजी 150 रुपए का बिकेगा। आप समझ रहे वैल्यू एडिशन कहां जा रहा है। बात वही आधा किलो की। सवाल ये नहीं है कि आपका आइडिया क्या, सवाल ये है जो आप काम करने वाले हैं उसकी वैल्यू एडिशन क्या है, वो क्या बेहतरी कर रहा है, वो किस पर्पस को सॉल्व कर रहा है। लोहे का पेन में एक स्प्रिंग डलते देखते हैं आप, वो पेन होता है जो स्प्रिंग से चलता है, खूब डलता है वो पेनों में। वो स्प्रिंग मुश्किल से 5-10 ग्राम लोहे का, 5 ग्राम लोहे का भी नहीं बनता होगा, लेकिन उसकी जीवन में वैल्यू कितनी कम है, उसका कोई एडिशन नहीं है लाइफ में, तो धक्के खाता है 25-50 पैसे में। वो स्प्रिंग, वही स्प्रिंग उतने ही वजन का जब आपके हार्ट में डलता है स्टेंट बन के, वही 5 ग्राम लोहा, और कितने बनाने की कीमत आ जाएगी। लेकिन जब वो आपके हार्ट में डलता है तो 20-30-50 लाख रुपए में बिकता है। आपका आइडिया, आपका बिजनेस पर्पस क्या सॉल्व कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है।
वो वैल्यू एडिशन क्या कर रहा है, वो कर क्या रहा है, उसकी वैल्यू एडिशन क्या है, ये बात है। वो 10-20 रुपए का लोहा लगा उसमें, लेकिन उसकी वैल्यू एडिशन कितनी जबरदस्त है। वो आपके हार्ट में जहां ब्लॉकेड है वहां डाल दे रहा है डॉक्टर, आपको जिंदगी दे रहा है। लुक एट द वैल्यू एडिशन, लाखों में बिक रहा है। तो वैल्यू एडिशन देखेगा तो जो मशीन लाएं, तो जब आप मशीन जो भी तय करें, वो कंप्यूटर हो, वो सिस्टम्स हो, जो भी हो, कोशिश कीजिए टॉप ऑफ द लाइन बेस्ट पॉसिबल हो। ऐसी ना हो जो 6-8 साल में बेकार हो जाने वाली हो, ऑब्सोलीट हो जाने वाली हो, आउट ऑफ फैशन हो, फिर आप फंसे रह जाओ उन चीजों के साथ, ना वो बिकेंगी ना कोई और लेगा, आपका माल उस क्वालिटी का बनेगा नहीं जो बनना चाहिए, तो मामला सारा गड़बड़ा जाएगा। और टेक्नोलॉजी वर्तमान में बदलती प्रौद्योगिकी बहुत कुछ नई नई चीजें कर रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, हालात और दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है बच्चों, आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। उस बात की तैयारी मत कीजिए कि आज क्या चल रहा है, उस बात को सोचिएगा कि आज से 5 साल बाद क्या होगा, जब आपका ये पक जाएगा आइडिया, जब ये मीठा हो जाएगा तो उस वक्त ये फल देगा या नहीं। आज कामयाब आइडिया मत चुनिएगा, आइडिया को देखिए कि इसकी 4 साल बाद क्या स्थिति होने वाली है। कॉलेजों में भी जब जाते हैं ना बच्चों को, मैं कहता हूँ सर कौन सी स्ट्रीम लो, आजकल इसकी बड़ी डिमांड है। मैंने कहा आजकल वाली स्ट्रीम मत चुन, वो चुन जिसकी 4 साल बाद डिमांड होगी, जब तू पास होके निकलेगा। चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा सा बदलिए, एंड रिजल्ट पे जरूर नजर रखिए कि क्या है, क्या वैल्यू एडिशन होगा मेरे मशीन से, मेरे मेथड से, वो जो प्रोसेस है, क्या मैं उस चीज को कोटिंग कर दूंगा। हम एक कपड़ा बनाते हैं, वो खूब बिकता है, लेकिन अभी हमने उस पर कोटिंग शुरू कर दी है जिससे वो वाटर प्रूफ हो गया है, तो वो उन चीजों में भी बिक रहा है जिनमें वो पहले नहीं बिकता था, जिनको पानी से बचा के रखने की जरूरत होती है, नमक है, ये है, वो है, बैग बनाते। लगातार सोचते रहिए वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं, तो आपके प्रोडक्ट्स में जबरदस्त वैल्यू एडिशन हो, आपके रिसोर्सेज में वो मशीनें, वो मेथड, वो प्रोसेस वैल्यू एडिशन कर पाएंगे तो आप एक बेहतरीन काम कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया 5 M, चाहे तो नोट करके रखिए। पहला M मनी, दूसरा है मशीन्स, तीसरा है मटेरियल्स। वो मटेरियल कौन से होंगे, देखिए जितना अच्छा रॉ मटेरियल होगा उतना अच्छा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनेगा। आप कभी भी सूती कपड़े से टेरिकॉट की कमीज नहीं बना सकते, जैसा मटेरियल होगा, जैसा अंदर डलेगा वैसा ही बाहर निकलेगा, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो वो जो आपकी प्रोडक्ट शुरू होता है वो वहां से नहीं शुरू होता है जो बन जाता है, वो शुरू वहां से होता है जब आप उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो अच्छा रॉ मटेरियल खरीदिए। तो पहला हो गया मनी, दूसरा मशीन्स, तीसरा मटेरियल्स, चौथा मेथड, वो प्रोसेस कम से कम कॉस्ट में काम हो जाए। जो काम 100 रुपए बनाने में खर्च हो रहा है, क्या मैं इसको 95 में कर सकता हूँ। हमारी फैक्ट्री चलती है, हमारा दिमाग ही लग रहता है यार, अभी हम गद्दे बनाते हैं, आज हमारा गद्दे बनाने का खर्चा 10 रुपए किलो है, क्या हम इसको 9.5 कर सकते हैं। बिजनेस में मनी सेव्ड इज मनी अर्न। मैं एक बात आपको कह के जाता हूं और इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो सरासर गलती आपकी है। हेलो, आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मिल गए तो सरासर गलती आपकी है। उसके लिए मैं 5वें रिसोर्स पर जाता हूं कि वो कौन सा रिसोर्स है जो हम इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम कुछ करें, क्योंकि मैं हर रोज इन चीजों से जूझता हूं, इसलिए आपको अनुभव से वो बातें बता रहा हूं। और फिर आखिरी में मार्केटिंग की बात करेंगे। तो आइए मैं अगले रिसोर्स की तरफ चलता हूं और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको उसमें मिल जाएंगे। किसी ने पूछा है कि साहब अच्छा आदमी कैसे बनूं, एक ने पूछा है क्या पर्सनैलिटी मैटर करती है एंटरप्रेन्योर बनने में, किसी ने कहा मैं खुद मालिक कैसे बनूं और कैसे स्टार्ट करूं। मुझे आशा आपके सवालों के जवाब मिलते चल रहे हैं। और अब आखिरी बात, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी चीज, सबसे जोरदार चीज है एक जबरदस्त इमोशनल सपोर्ट सिस्टम। ये बाहर से ना ढूंढा जाए, ये अंदर से ढूंढा जाए। देखिए किसी भी आइडिया के अंदर बहुत बड़ा बनने की ताकत है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन, पानी के लिहाज से सबसे ज्यादा जो पानी छोड़ती है दुनिया में वो है नदी अमेजन। सबसे लंबी नदी नील है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी बाई डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जिसमें सबसे ज्यादा पानी है वो है अमेजन। कहां से शुरू होती है, दूर सुदूर पहाड़ों में, जैसे अपने यहाँ गंगोत्री से गंगा जी निकलती है, वैसे अमेजन का जो उद्गम स्थल है वो कहीं ऊपर पहाड़ों में है। 2 पहाड़ियों के बीच में से एक बूंद गिरती है, टप, लगातार नहीं गिरती,
लगभग 6-8 सेकंड के बाद दूसरी बूंद गिरती है, टप टप। दुनिया की सबसे बड़ी डिस्चार्ज वालियों वाली नदी बन गई। इसलिए बन गई कि वो एक दिन से नहीं हो रहा, वो सैकड़ों हजारों सालों से हो रहा है। टप टप टप, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी बन गई। छोटे छोटे एफर्ट आपको करने पड़ेंगे। एक इमोशनल मेकअप चाहिए, एक दिमाग में एक अलग तरह की सोच चाहिए, एक अच्छा पैसा कमाने वाला। सब देखिए, बड़े बड़े सपने देखना आसान है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जुगाड़। मैंने आपको बताया, मैं कैसे परिवार से, मेरे पिताजी पंचायत में पानी पिलाते थे, गरीब घर से, जहां 2 टाइम रोटी का इंतजाम नहीं था। निकर रहती थी, वो भी नाड़े से बंधी हुई, क्योंकि बेल्ट का इंतजाम नहीं था। आज मैं आपसे बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूं, बड़े सपने देख रहा हूं। आपको पता नहीं होगा, मैं जिस गाड़ी से हूं वो 60 लाख की ब्रांड न्यू चमचमाती मर्सिडीज है। वो सब लोग जो पैसे वाले बन गए और जो नहीं बन पाए, सबके पास वही दिमाग था, वही हाथ थे, वही नाक कान थे, वही थे। लेकिन फर्क कहां था? सोच का। और मैं आप उस सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स पे आ गया हूं, जिसे सोच कहते हैं, जिसे एटीट्यूड कहते हैं, जिसे आपका दिमाग कहते हैं, जिसे आपकी अंतरात्मा कहते हैं। वो जो शक्ति, वो क्या चाहिए उसके अंदर, वो बड़ा आदमी बनने के लिए क्या चाहिए? बड़ा आदमी मेरा मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, वो जो आराम की नींद सोता हो, जिसके सपने पूरे होते हो, जो दूसरों के लिए कुछ कर पाता हो। सफलता आपके पीछे झक मार के दौड़ेगी। मैं भी 15-20 साल पैसे के पीछे भागता रहा, पैसा मुझसे भागता रहा। आज मैं आगे भाग रहा हूं, पैसा पीछे भाग रहा है। कैसे, कहां परिस्थितियां बदली? अनुभव से बता रहा हूं आपको सारी बातें। और दुनिया किसी किताब में और किसी गूगल बाबा में आपको इस सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे जो मैं आपको देने वाला हूं। अंदर आग हो, आग चाहिए साहब। आग भी कैसी चाहिए? आग का फायदा क्या है? अंदर आग हो कि घर बदलना है, परिस्थितियां बदलनी है, ये मिडिल क्लास मेंटेलिटी, ये सपने, ये मन मार कर जीने की, ये नहीं चलेगी, ये खत्म करनी है। और ये बात आपको चैन ना लेना दे। और ये कैसे हो? छोटी छोटी चीजें आपको तकलीफ देना शुरू कर दें। मैं कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज में इसलिए आ गया था, इंजीनियरिंग मैंने इसलिए करी थी कि हॉस्टल में रोटी दोनों टाइम मिलती थी और घर से बेहतर मिलती थी। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज था, 30 रुपए फीस थी। इंजीनियरिंग क्यों कर रहा हूं? इसलिए नहीं कि क्या, बस दिमाग में था पैसा नाम कमाऊंगा कभी, लेकिन रास्ता कुछ पता नहीं था, मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था। आज मैं आपको बता रहा हूं, और एक दिन आप भी ऐसे कहीं बैठ के बताएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, गर्व होगा उस बात का। तो इंजीनियरिंग कर रहा था, और वहां पैसे वालों के बच्चों ने भी एडमिशन, तब तो सरकारी कॉलेज होते ही थे, प्राइवेट होते नहीं थे। 5 साल की इंजीनियरिंग थी। तो मेरा एक बैचमेट बन गया लिबर्टी शूज का मालिक, उसका लड़का था इंजीनियरिंग करने, वो भी उसी साल आया था। और उसके पास उस जमाने में एक बेहतरीन लंबी सी कार होती थी, कंटेसा, वो थी। तो मैंने तो जिंदगी में पंखे ढंग से नहीं देखे, तो उसकी कार में मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार एसी देखा कि एसी क्या होता है। तो मैंने कहा ये ठंडी हवा कहां से आती है? उसने जब कार में बिठा के साला एसी लगाओ, मैंने कहा ये क्या होता है? गांव की बैकग्राउंड पता ही नहीं था, मेरी देखी नहीं थी, बस ऐसे ही दिमाग चल रहा था। रोटी का काम हो गया था, बढ़िया जिंदगी कट रही थी। तो कभी कभी वो कार में बिठा लेता था तो बड़ा अच्छा लगता था, मजा आता था, और चलता था, कार चलती रहे और बड़ा मजकूर आता। लेकिन जब उतरता था ना, तो एक एहसास को छोड़ता था, बड़ी कमतरी का एहसास होता था। मेरी आपकी दोस्ती हो, कभी आप मुझे कार में बिठा लें, कभी मैं आपको कार में बिठा लूं, ये तो हुआ बराबरी का हिसाब। आप मुझे कार में बिठाते रहे और मेरे पास साइकिल भी ना हो, ये बात खाती थी। एक सपना देखता था कि यार एक दिन अपनी नई ब्रांड बढ़िया सी सफेद रंग की मर्सिडीज खरीदूंगा। और दोस्तों आज उसी से आया हूं। तो क्या करने की जरूरत है? पहली बात, इमोशनल में क्या चाहिए? आपके अंदर एक आग हो जो आपको बेचैन करे रखे, जो आपको चैन न लेने दे कि यार घर को इस मिडिल क्लास मेंटेलिटी से निकाले हैं, रोज रोज के रट्टे खत्म होना है। ये ना सोचना पड़े 5-10 हजार रुपए खर्चे से पहले यार कहां से आएंगे, क्या करेंगे। लेकिन उसके लिए जान लगानी पड़ेगी। मैंने सेशन के शुरू में कहा था, जिंदगी के कुछ साल इतने कष्ट में निकालने पड़ेंगे जो कोई नहीं चाहता, ताकि बाकी जिंदगी उस शान से जी पाए जो अच्छे अच्छे नहीं जी सकते। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। और वो जो कड़क साल है, वो जो मुश्किल साल है, उनके लिए आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है आपका दिमाग, आपका इमोशन। आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या रिसोर्सेज है इमोशनली? पहला, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता हो। ब्लाइंड रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क। फर्क समझाता हूं।
मैं बहुत सारे कॉलेजों में, स्कूलों में, इंस्टीट्यूशंस में, भोपाल की सारी यूनिवर्सिटीज के बोर्ड पे बैठता हूँ। फैकल्टी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट, जजेस, एमपी में तो एक भी कलेक्टर, कमिश्नर ऐसा नहीं है जो मेरा स्टूडेंट नहीं है। दुनिया को पढ़ाते हुए उम्र बीत गई और लोग कहते हैं सर व्यापार करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कीजिए, फिर भी जाता हूँ 6 महीने बाद तब भी वहीं बैठे होते हैं। 1 साल बाद आता हूँ सर बस सोच रहे हैं, रिस्क लेने की हिम्मत नहीं कर पाते। चाहते हैं, चाहने से कुछ नहीं होता। चाहतों को विल के पीछे टांग अड़ानी पड़ती है, जंप लेना पड़ता है। तो रिस्क टेकिंग हो कि संभावना है आपके सारे आइडियाज फेल हो जाएं, संभावना है सारे वो 2-4 साल खराब हो जाएं। मेरे तो 15 साल खराब हुए। 81 में इंजीनियरिंग कर ली और मैं आई वॉज कंप्लीट फेलियर। मैंने एक बार सुसाइड की भी कोशिश करी, 97 तक मेरे पास एक धेली भी नहीं आई। और आज मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। आदरणीय प्रमोद जी भी बड़ी इंट्रोडक्शन बातें कह गए कि बहुत शानदार ट्रेनर है, बड़ी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और अपनी फैक्ट्रीज चलाते हैं। तो वो आपसे रिसोर्स शेयर कर रहा हूं जिन्होंने एक बेहतरीन बदलाव लाया जिंदगी में। तो पहला, आपके अंदर पीड़ा हो, जो आपको कील चुभ रही है ना, वो आपको तकलीफ दे और आप उसके लिए कुछ करें। एक कहानी सुनाता हूं, एक जवान बच्चे की कहानी सुनाता हूं, पता नहीं आपने सुनी होगी कभी। एक जवान लड़का सी बीच पर रहता, सी बीच समझते, समुद्र तट पर रहता था। रोज सुबह जॉगिंग के लिए जाता था। 6 पैक ऐब नहीं थे लेकिन सेहत के लिए प्रति दानिशमंद था, लगा रहता कि होता रहे। डॉग लवर था, कुत्तों से प्यार था। मुझे भी है, मेरे पास 100 ऐसे कुत्ते हैं जिनको लोग सड़कों पे ठोक के छोड़ जाते हैं। टांग टूटी, हाथ टूटी, अंधे, पीठ टूटी, मैं उठा के अपनी गाड़ी में रख के ले जाता हूँ। रोज खिलाता हूँ लगभग 100 कुत्तों को खाना। तो एक दिन सुबह जॉगिंग कर रहा था, कहीं से दूर से कुत्ते के रोने की आवाज आने लगी, वाह वाह वाह। उसको लगा किसी ने पत्थर मार दिया होगा। थोड़ी देर दौड़ता रहता हूँ, जॉगिंग करता रहता हूँ, चुप हो जाएगा अभी। लेकिन कुत्ते की लगातार रोने की आवाज आती रही, तो इसको एम्पैथी हुई कि जाके देखूं तो सही क्या चल रहा है। तो इसने उस दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया जहां से कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। तो थोड़ी देर में कॉटेज के बाहर पहुंचा जहां एक सीनियर आदमी चेयर पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और वहीं बगल में लकड़ी के फर्श पर एक कुत्ता लेटा हुआ था और लगातार रो रहा था, वाह वाह। तो इनको बड़े हैरानी हुई, यार कोई कैसे अखबार पढ़ता रह सकता है, एक बगल में कुत्ता रो रहा है। तो उनको बोलता है एक्सक्यूज मी सर। तो सीनियर आदमी ने कहा, हाँ बोलो बेटा। सर ये आपका डॉग है? कहा मेरा डॉग है। सर ये लगातार रो रहा है। कहता है इसकी बात छोड़ यार, इसका तो काम ही है रोना। हेलो, इसका तो काम ही है रोना। हमें से कईयों का काम क्या होता है? सिर्फ रोना। लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी कुछ और है जिसने जिंदगी बदली। कहता सर ये रो क्यों रहा है? तो सीनियर आदमी ने कहा बेटा ये जहां लेटा हुआ है वहां एक छोटी सी कील निकली हुई है, कील पर लेटा है, कील चुभ रही है, दर्द हो रहा है इसलिए रोता जा रहा है। तो इसको लगा व्हाई इज इट डूइंग एनीथिंग, ये कुछ करता क्यों नहीं? किसी ने बांधा तो हुआ नहीं, कील पे लेटा है, चुभ रही है, दर्द हो रहा है, रोता जा रहा है, उठ के भाग क्यों नहीं जाता? कील पर पड़ा क्यों हुआ है? बंधा भी नहीं हुआ है। तो उसने कहा सर मुझे ये तो समझाइए, ये कुत्ता कील पर लेटा है, इसे चुभ रही है, दर्द हो रहा है, उठ के भाग क्यों नहीं जाता, कुछ करता क्यों नहीं? तो सीनियर आदमी ने अखबार एक तरफ रखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले कि अभी उतनी बुरी तरह नहीं चुभ रही, इट इज नॉट हर्टिंग हिम हार्ड एनफ। हमें से ज्यादातर लोग उस कुत्ते की तरह जिन्हें पता है कि रिश्ते में, सेहत में, फैमिली में, पैसे में, जीवन में कौन सी कील चुभ रही है, वी कीप ऑन क्राइंग, हम रोते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, कुछ करते नहीं। और कई तो बैठे हुए कि साला जिस दिन असहनीय हो जाएगा ना उस दिन फोड़ डालूंगा, और तब तक क्या करूंगा? रोता रहूंगा, शिकायत करता रहूंगा। दोस्तों जिंदगी में कोई भी कमी है तो एक बात याद रखिएगा, रोने वालों को कोई नहीं चाहता, वो भी नहीं चाहते जो खुद हर वक्त रोते रहते हैं। कुछ कीजिएगा अगर कोई तकलीफ है, रिश्ते में तकलीफ है, परिवार में है, पैसे में है, स्वास्थ्य में है, जीवन में कुछ भी पीड़ा दे रही है, उसकी शिकायत बंद कीजिए। कुछ नहीं होना शिकायत करने से, रोने से। दुनिया बैठी हुई है, शिकायतें रो रही है। शिकायतों का हिस्सा मत बनिएगा, हल का हिस्सा बने। एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल नंबर 1, वो समस्याओं का हिस्सा नहीं होते, वो हलों का हिस्सा होते हैं। और हर आदमी को होना चाहिए, हर शख्स को होना चाहिए। हर जिंदे प्राणी को अपनी समस्याओं के, रोने से कुछ नहीं, दरअसल रोने वालों को कोई नहीं चाहता, मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस सेशन से आप कोई चीज सीख सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो एक ये है, पहली चीज ये, अपनी जिंदगी का चार संभालिए। इसने कर दिया, उसने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जीवन भर रोते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। दोस्त ने कर दिया, माँ ने कर दिया, जीवन साथी ने कर दिया, बच्चों ने कर दिया, बॉस ने कर दिया, कुछ नहीं होगा।
बी ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन रादर देन बीइंग ए पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम। हेलो, तो एंटरप्रेन्योरशिप मैंने सेशन वहां शुरू करा, एक प्रॉब्लम ढूंढ के उसके हल ढूंढिए और आप एंटरप्रेन्योर बन के जिंदगी में जो चीज पीड़ा दे रही है उसके हल बनिए। तो इमोशनल मेकअप कैसा चाहिए कि मेरी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है मैं कुछ करूंगा और उस चीज को आगे बढ़ाऊंगा। हेलो, पहला इमोशनली टफ होने चाहिए, रिस्क टेकिंग होनी चाहिए। तीसरा, एक सपना होना चाहिए, भारी भरकम सपना जो आपको सोने ना दे, जो आपको चैन ना लेना दे। और एक से बात ना बने तो 2-4 सपने देख लीजिएगा, 6-8 सपने देख लीजिएगा जो आपको दौड़ाए रखे। एक विजन चाहिए। एक आप सबने पता नहीं बच्चों ने सुना हो गया नहीं सुना होगा, हेलन केलर थी। एक सपना क्या है सब, एक ऐसा सपना देख पाना, एक ऐसी जिंदगी का सपना देख पाना जो आज से बेहतर हो। बस ये इतना समझ लीजिए, आपकी जिंदगी हर आने वाले दिन में बीते दिनों से बेहतर हो। बस एक ये सपना जिंदगी में पाल के रखिए, फिर देखिए कहां पहुंच गए आप। तो हेलन केलर जन्म से दृष्टिहीन, सुन नहीं पाती थी। तो किसी ने पूछा, हेलन केलर आप दुनिया के लिए इतना सब कुछ कैसे कर पाई दृष्टिहीन और नेत्रहीन होने के बावजूद? उसने कहा बावजूद नहीं, उसकी वजह से। हेलो, उसकी वजह से। जिन लोगों की आंखें कान तो 10 जगह भटकते रहता है, मोबाइल किसका आ गया, फोन किसका आ गया, कहती ना मुझे सुनता है ना मुझे दिखता है, मैं तो जहां होती हूं पूरी तरह फोकस्ड होती हूं। तो एक सपना। तो किसी ने उससे पूछा, हेलन नेत्रहीन होने से बुरा भी क्या, बट इज वर्स देन नॉट हैविंग आई साइट? उसने कहा आपके पास नेत्र है लेकिन नजरिया नहीं है, ये दृष्टिहीन होने से भी बुरा है। यू हैव आईज बट यू डोंट हैव ए विजन, दैट इज वर्स देन नॉट हैविंग आई साइट। तो हर एंटरप्रेन्योर का एक विजन होता है। विजन पैसा कमाना तो होता है, लेकिन पैसा उसको कैसे कमाना है। जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए एंटरप्रेन्योर बनते हैं वो पैसा नहीं कमाते। जो विजन ये पालते हैं कि लोगों की जिंदगी में कुछ बेहतरी दूंगा तो पैसा आएगा, ये कुछ अच्छा करूंगा, ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा, ऐसी सर्विस दूंगा, ये विजन हो जो लोगों को मैंने वो पैरामीटर बताए उनमें पूरा हो पाएगा। सिर्फ वो आग हो कि जीवन बेहतर करना है, पैसा तो झक मार के आपके पीछे आएगा। सो सिंपल। तो हर तरह एंटरप्रेन्योर का जो छठा रिसोर्स है वो है, और फिर है डेडिकेशन। दोस्तों जब आप इस राह पे चलेंगे ना, तकलीफें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, ठोकरें आएंगी, फेल होंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे। और अपने हिंदुस्तान में ना तो बड़ी भारी दिक्कत है। मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं जब मेरे पिताजी सरकारी पद पे, मैंने आपको बताया पीएन टाइप आदमी थे, तो जब मैंने पहली बार मैंने कहा मैं नौकरी नहीं करूंगा, तो मैंने क्या किया, कभी कैंपस में नहीं बैठा क्योंकि डर ये लगता था कहीं सिलेक्ट हो गया तो बाप कहेगा नौकरी का। तो मैं कहता था पापा मेरी तो सिलेक्शन ही नहीं होती कहीं भी, मैं क्या करूं। तो मैंने क्या करेगा, मैंने व्यापार ही करना पड़ेगा। तो मैंने जब आइडिया लाया ना, तो पहले तो जैसे उनको बताया कि ये आइडिया है, तो वो घर में एक जीजा फूफा किस्म का प्राणी जरूर होता है हर घर में, वो क्या करता है, पलीता लगा देता है कि लौंडे को समझाओ ये क्या कर रहा है, साला धंधा करेगा मरेगा, नौकरी करे कहीं जाके, कहां फंस गया, किस चक्कर में लग गया। तो पहले तो वो पलीता लगा देते हैं। दूसरा, हमारे माँ बाप की सोच ये होती है कि यार नौकरी कर, कहां धंधे में लग गया, क्योंकि सपने बड़े हैं। हमारे यहां क्या कहते हैं, जितनी चादर उतने पैर पसार। हेलो, हमारे माँ बाप क्या कहते हैं, जितनी चादर उतने पैर पसार। मैं कहता हूं पैर पसार और चादर बड़ी ले भाई। अगर तेरी चादर तेरी सीमा नहीं बननी चाहिए, तेरे पैर तेरी सीमा से बढ़ के हो, चादर बड़ी ला। तो पहले हमारे हिंदुस्तान के सेटअप में क्या दिक्कत है, पहले आप एक अच्छा आइडिया लेके जाओगे, कोई जीजा फूफा की सबका प्राणी उसको पलीता लगाए, कहा लौंडे को लगा दिया, धंधे पाने के चक्कर में नौकरी करवाओ ना यहाँ ढंग की, साला कुछ सीखेगा 2-4 साल, फिर देखना क्या होगा, आधा तो वहां धराशाला ही हो जाएगा। दूसरा, मैंने जब पहली बार कर्जा लिया 2-4 लाख रुपए का, मेरे पिताजी को गश नहीं आया, बाकी 5-6 दिन वो सोए नहीं मारे टेंशन के कि ये लौंडे ने क्या कर लिया, कर्जा ले लिया। अब एक ऐसा छोटा सा पद पर रहने वाले आदमी, वो बड़े थे लेकिन पद छोटा था, उनको लगा कि यार ये क्या पंगा ले लिया, इस लड़के ने मरवाएगा ये। तो वो बेचारे 4-5 दिन मारे टेंशन के नहीं सोए कि ये क्या कर दिया। फिर हमारे हिंदुस्तानियों में क्या होता है, संतोषी जीव बनो यार, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। तो भैया फिर तो हो लिया, फिर चलाते रहो जैसे गाड़ी चल रही है, फिर कोई रोक नहीं सकता। 5वां, ट्रेडिशंस।
हमारे यहाँ ट्रेडिशंस बड़े हैं, जैनी का लड़का है तो वेज नॉन वेज का काम नहीं करेगा, और या तो फिर जो बाप करता है वही बेटा करेगा। ये ऐसी परिस्थितियां बहुत चलती हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में आपको एक मैं आज बात बता के जाता हूं जो आपको जिंदा करनी चाहिए और आपको ऊर्जा लगानी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। दुनिया का कोई बाप अपने लड़के को नौकरी नहीं दे जा सकता, लेकिन दुनिया का हर बिजनेसमैन अपने लड़के को पूरा बिजनेस छोड़ के जा सकता है। हेलो, दुनिया का कोई भी बाप अपने पद पर अपने बेटे को बिठा के नहीं जा सकता, चैलेंज है मेरा। लेकिन दुनिया का हर बिजनेसमैन अपने लड़के को अपनी जगह बिठा के जा सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप। तो मेंटल मेकअप कैसा हो? हमारे यहां ये छोटी छोटी दिक्कतों से आपको लड़ना पड़ेगा। ट्रेडिशनल सोसाइटी है, कमाना नहीं चाहते, बड़े सपने नहीं है, एस्पायरेशंस बड़ी नहीं है, छोटा चादर जितने पैर पसारो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ये तो हमारे परिवार में होता नहीं, ये तो क्यों कर रहा है, ऐसी सब बातों से आपको झेलना पड़ेगा, डटे रहना मैदान में। तो इसलिए मैं कहता हूं एक डेडिकेशन चाहिए, एक टफ माइंडेडनेस चाहिए। आप बिजनेस में निश्चित रूप से कामयाब होंगे, लेकिन मुझे चिंता यह है कि आपके दरवाजे बंद नहीं होंगे, लात नहीं पड़ेगी, गाली नहीं पड़ेगी, लोग बर्बाद थे आपको नहीं बता देंगे, उससे पहले कामयाब नहीं होंगे, पर पक्का हो जाएंगे। एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम हो, कोई ऐसे हो जहां जाके आप अपनी पीड़ा हल कर पाए, कह पाए, वो सिर्फ सुन ले, लंबे चौड़े ज्ञान ना बांटे। घर में हो तो बहुत अच्छी बात है, माता पिता सपोर्टिव हो तो उससे अच्छा कोई दुनिया में हो नहीं सकता। कोई सिबलिंग हो, कोई बहन जीजा हो, वो भी ना हो, कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बड़ा जरूरी है जो आपको इमोशनल मेकअप बनाए। और सबसे आखिरी बात, एबल बनिएगा, लेबल मत लगाइएगा, एबल बनिएगा। हमारे यहाँ लेबल लगाने का बड़ा पंगा है, हर आदमी एक लेबल लगाए घूम रहा है, पूरी सोसाइटी वैसी बनी हुई है। लेबल हटाइएगा, बोलोने समझदार है, ज्ञानी है, ये डायरेक्टर है, ये फलाना है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर है, क्लर्क है, लेबल लगाए हुए लोगों के ऊपर, वो लेबलों के साथ जी रहे हैं। आपको लेबल मत लगने दीजिएगा, एबल बनिएगा। व्यापार बनने के लिए एबल जरूरी है। तो आइए मैं आप सारा जल्दी से रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 घंटे से ऊपर आप मुझे झेल चुके हैं, तो जल्दी जल्दी बात करते हैं। मैं जहां से बात शुरू करी जल्दी से रिकैप कर देता हूं, फिर हम जो मार्केटिंग विपणन, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं लगेगी आपको क्योंकि मैं हरियाणा के जाट हूं, भाषा में गड़बड़ा जाता हूं, तो लेकिन सह लीजिएगा। तो मैंने बात शुरू करी कहां से, आज के सत्र की हमने शुरुआत करी। मैंने पहली बात ये कही कि ईश्वर की मर्जी नहीं थी कोई किसी का नौकर बने, उसने तो सबको मालिक बनाया था। वक्त, हालात की कॉम्प्लेक्सिटीज ने, बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज ने, उलझनों ने किसी को बॉस बना दिया, किसी को नौकर बना दिया, लेकिन ये उसकी मर्जी नहीं थी और ये आपकी मर्जी भी नहीं है, और हम भी नहीं चाहते आप ऐसा करें। मैंने दूसरी बात आपसे कही कि किसी भी काम को करने के लिए एक बेसिक 3 फैक्ट्री लगे, दिमाग में आइस फैक्ट्री लगे, जुबान पे शुगर फैक्ट्री लगे और दिल में स्टील फैक्ट्री लगे, तो व्यापार में उतर जाइए। फिर मैंने आपको बताया कि पहला रिसोर्स है आइडिया। आइडिया में कौन से पैरामीटर होने चाहिए वो आप सबको मैंने याद दिला दिया। किसी की जेब में पैसा भरे, किसी की जिंदगी आसान करे, कम समय में काम करने में आपका आइडिया हेल्प करे, कम पैसे में काम करने में हेल्प करे, उसके जीवन को सुरक्षित करे, उसका स्टेटस बढ़ाए, आपका आइडिया काम अब है। फिर आइडिया का दूसरा पैरामीटर है वो प्रॉफिटेबल हो और वो स्केलेबल हो, बढ़ाया जा सके, वो समय की सीमाओं को लांघ सके, वो आपके जिले की सीमा से निकलकर प्रदेश और प्रदेश की सीमाओं से निकल के देश तक पहुंच पाए, ऐसा आइडिया हो। फिर जब ये आइडिया तय कर लेंगे आप, तो उस आइडिया के बाद दूसरी आइडिया मैंने आपको कही, उस आइडिया के लिए फाइनेंस मैंने आपको कहा पहले सबसे माता पिता, फिर परिवार, फिर रिश्तेदार, फिर कोई दोस्त, फिर कोई फाइनेंसर, कोई पार्टनर, कोई इन्वेस्टर। आजकल एंजल फंडिंग बहुत मिल जाती है। मैं आज वो टॉपिक इसलिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कोई ना कोई आएगा, आपको सरकारी स्कीमें बहुत सारी हैं जिनके बारे में बता के जाएगा, राइट फ्रॉम स्टार्टअप टू सीड फंडिंग टू बीबीयू टू बब, बहुत सारी स्कीम्स हैं। ना पता हो तो कभी मुझे तक पहुंचिएगा और मुझसे पूछ लीजिएगा, बट अभी आप जान लीजिए कि एक बेसिक सीड मनी तो चाहिए, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सरकार से आपको 75% पैसा मिला, लेकिन वो 25 कहां से आए उसका आइडिया दे रहा हूँ। तो वो सारे आप आइडिया, तो पार्टनर लीजिए, दूसरों से कीजिए, अपने आइडिया को सेल कीजिए, वो मैं आपको आगे सिखा रहा हूँ। फिर आपको मैंने कहा कि आपको फिजिकल रिसोर्स चाहिए, कहाँ काम करेंगे, कितना बड़ा साइज हो, बिजली पानी का क्या इंतजाम हो, मशीनें कैसी लगाएंगे, कंप्यूटर कैसे लगाएंगे या प्रोडक्शन मशीन कैसी लगाएंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, क्या उसके हिसाब से है, ये आपका फिजिकल रिसोर्सेज है।
फिर अगला रिसोर्स मैंने कहा कि आपको टीम बनानी है, वो टीम कैसे लोगों की बनानी है वो मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया, छोटे छोटे शब्दों में बताया। डेस्टिनेशन कंपेनियन, ऐसे लोगों की टीम बनाइएगा जो आप जैसे सपने देखते हो, ऊर्जा बनी रहती है, खाते पीते सोते वही बातें होती है। ऐसे लोगों की टीम बनाइएगा जो आपसे तेज चलने की क्षमता रखते हो, बुद्धि में तेज हो, सोच में तेज हो, बड़ी सोच हो, बड़े आइडियाज हो जिनके पास। ऐसे लोग बनाइएगा जो पैशनेट हो, जो समय की शिकायत ना करे, ना कि यार टांग फंस रही है, थक गया हूं, गर्मी बहुत लग रही है, जो सुबह उठ के कहीं यार सुबह जल्दी निकलेंगे, अपने को ये काम भी पूरा करना है। समझ लीजिए आपको सही टीम मिल गई। तो ये 3-4 पैरामीटर आप पकड़ के देखिए। और फिर मैंने आपको कहा ऐसे लोग बनाइएगा जो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स वाले हों, जो मुझे आता है और आपको नहीं आता, हम दोनों टीम है। जो हम दोनों को नहीं आता वो तीसरा टीम मेंबर होगा क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री, और जो हम तीनों को नहीं आता वो चौथा टीम मेंबर होगा। लेकिन जो मुझे भी आता है, आपको भी आता है, इसको भी आता है, वो समझ रहे आप, जरूरत नहीं है इतने सारे लोगों की। कॉम्प्लीमेंट्री टीम मेंबर, जो मुझे नहीं आता वो आपका आता है, हम दोनों अच्छी टीम है। जो हम दोनों को नहीं आता है तीसरे को आता है, ये तीसरा मेंबर है जो अच्छा टीम मेंबर है। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल, पूरक स्किल्स हो एक दूसरे की, तो वो ऐसा कुछ बनाइए। फिर मैंने आपको कहा कि ह्यूमन रिसोर्सेज के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट असेट है आपका इमोशनल मेकअप। मैंने आपको 2-4 आइडियाज दे दिए। बड़े सपने देखने की ताकत हो, वो सपने आपको चैन ना लेने दें, और फिर उन सपनों की कीमत चुकाने की क्षमता हो। ऐसे दिन आएंगे जब बिल्कुल अंधेरी गली में बंद होंगे, रात को नींद उड़ी हुई होगी, तो कहां से वो ताकत लाएंगे जो आपको खड़ी रखे। वो आग आपको वो ताकत देगी जो आपको सुबह खड़ा करेगी एक टूटी हुई रात से, कि नहीं यार ये तो करना ही है, मन नहीं मान रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, अकेलापन लग रहा है, कॉन्फिडेंस लो लग रहा है, फेलियर लग रहा है, लेकिन अगर आप लगाए रखेंगे तो बात बनती चलेगी। तो विजन हो, एक सुंदर बड़ा सपना देखने की क्षमता और दूसरों को भी दिखाने की क्षमता हो। तो दूसरों को सपने कैसे दिखाए जाते हैं, लोगों से पैसा कैसे लिया जाता है, आइए अब हम बात करते हैं मार्केटिंग से। कोई ब्रेक देने की जरूरत नहीं है मैम? सर आप चाहें तो 5 मिनट का ब्रेक आपको लेना चाहिए। तो बच्चों एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। आपको भी अपने व्हाट्सएप देखने होंगे, मुझे भी देखने हैं, तो हम जल्दी से 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा से जुड़ते हैं। तो जुड़े रहिए और सवाल जो आप चालू रखिए। थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्ट 5 मिनट बाद हम वापस मिलते हैं।